नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की काफी बड़ी जजमेंट आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। जी हां, साल 2024 की बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट आई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, जहां पर अगर आप एक संपत्ति को खरीद या बेच रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो बिल्कुल नई जजमेंट या जिसे आप बोले बिल्कुल नया कानून लाया गया है, आप लोगों को पता होना अनिवार्य है। क्योंकि अक्सर लोग नए कानूनों से या नए अपडेट से खुद को अप टू डेट नहीं रखते और बाद में अपना लाखों करोड़ों का नुकसान करा बैठते हैं। देखिए, कई बार देखा जाता है कि एक व्यक्ति प्यार प्रेम के चलते अपने किसी छोटे बच्चे को, जो अभी नाबालिग है, जिसकी उम्र 18 वर्ष नहीं हुई, उसको विल वसीयत कर देता है, उसको गिफ्ट कर देता है या उसको प्रॉपर्टी बेच देता है, यानी कि सेल कर देता है। अब ऐसी स्थिति में लोगों का यह मानना है कि यह तो एक नाबालिग व्यक्ति है और अगर आप हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखें तो नाबालिग व्यक्ति किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता, कानूनी रूप से उसको अवैध माना जाता है। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अब की बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट में काफी इंपॉर्टेंट चीजें कही है, जहां पर नाबालिग को भी अधिकार दे दिया संपत्ति खरीदने का, और यह काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट साबित होगी और यहां पर काफी चीजों में बदलाव होने वाले हैं। तो आज की वीडियो आप लोगों को देखना बेहद ज्यादा अनिवार्य है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती है, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में आप लोगों को क्लियर किया जाए कि अगर लीगली तौर पर बात करें, कानूनी प्रावधानों के तहत बात करें, तो प्रॉपर सेल बोला किसको जाता है। इसके बाद में आपको हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 11 बताने वाला हूं और इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट की बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट आई है वो यहां पर आप लोगों को क्लियर की जाएगी। अब सबसे पहले डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, सेक्शन नंबर 54 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आखिरकार कहता क्या है। देखिएगा दोस्तों, सेक्शन 54 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कहता है कि आखिरकार सेल किसको कहा जाता है। यह लीगल टर्म में प्रॉपर सेल बोला जाता है। इन्होंने बोला कि सेल एक प्रकार की ओनरशिप को ट्रांसफर करना होता है, किसके बदले में, इन एक्सचेंज ऑफ प्राइस पेड, जिसके बदले में पैसा दिया जाता है, और प्रोमिस प्रोमिस किया जाता है देने के लिए, और पार्ट पेड एंड पार्ट प्रोमिस, यानी कि आधा दिया जाता है और उसका कुछ हिस्सा फ्यूचर में देने के लिए प्रोमिस किया जाता है। इसको बोला जाता है प्रॉपर सेल। अब अगर आप सेक्शन 54 को पढ़ते हैं तो यहां पर कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि सेल एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है। इन्होंने सिंपल शब्दों में बोला है सेल का मतलब है ओनरशिप का ट्रांसफर करना। नाउ अब आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 11 पर ध्यान दें। यह काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यह हर व्यक्ति को पता होना अनिवार्य है। देखिए, सेक्शन 11 बोलता है कि कौन व्यक्ति कॉम्पिटेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, यानी कि कानूनी रूप से किस किस व्यक्ति को अधिकार है कॉन्ट्रैक्ट करने का। इन्होंने सिंपल सा बोला है, कोई भी व्यक्ति जो मेजॉरिटी एज अटेंड कर चुका हो, यानी कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है, या फिर जो साउंड माइंड है, साउंड माइंड मतलब जो पागलपन का शिकार नहीं है, मानसिक रूप से बिल्कुल ठीक है। और लास्ट बोलता है जिसको किसी कानून के तहत डिस्क्वालीफाई नहीं किया, मतलब किसी कानून के अंदर किसी व्यक्ति को अगर डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया तो ये तीनों प्रकार के व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर है, मेंटली रूप से बिल्कुल ठीक है और कानूनी रूप से बिल्कुल वैलिड है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है ना। यहां पर आपने एक टर्म ध्यान दिया होगा कि जो 18 साल से ऊपर है। अब यहां पर क्वेश्चन यही आता था कि अगर एक ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है और वो कोई कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता, तो कैसे वो किसी प्रॉपर्टी को खरीद या बेच सकता है, क्योंकि वो तो वहां पर साइन करने का अधिकारी ही नहीं होगा। सेक्शन 11 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उसको अवैध ठहरा देगा ना। यही केस यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने भी आया, जहां पर यही कहा गया कि अगर एक व्यक्ति 18 साल से कम उम्र का है तो कैसे वो किसी प्रॉपर्टी को खरीद सकता है,
क्योंकि सेक्शन 11 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का तो साफ साफ बोलता है कि एक व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए 18 साल से ज्यादा की उम्र होना अनिवार्य है ना। अब एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दें, मैं केस टाइटल सबसे पहले डिस्प्ले पर दिखाकर आपको क्लियर कर दूं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिएगा केस टाइटल है नीलम गुप्ता एंड अदर्स, जो यहां पर अपीलियंट है, वर्सेस राजेंद्र कुमार गुप्ता एंड अदर्स, जो यहां पर रिस्पोंडेंट है। इसका सिविल अपील नंबर है 3159-3160 ऑफ 2019 और डेट ऑफ जजमेंट है हमारी 14 अक्टूबर साल 2024। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट आप लोगों के लिए लेकर आया हूं ना। यहां पर एक केस डाला गया है प्लेंटिफ की तरफ से। उसका कहना है कि यहां पर एक प्रॉपर्टी खरीदी गई थी साल 1963 में, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके 5 सालों बाद यानी कि साल 1968 के आसपास एक केस फाइल किया गया, जहां पर व्यक्ति का कहना है कि जिस समय यह प्रॉपर्टी खरीदी गई थी साल 1963 में, उस समय वह व्यक्ति नाबालिग था। नाबालिग मतलब जिसकी उम्र 18 साल से कम हो। उनका कहना था साल 1963 में उसकी उम्र तो केवल 17 साल थी। और अगर आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखें तो उसके तहत तो एक व्यक्ति को मेजॉरिटी एज यानी कि 18 साल से ऊपर का होना अनिवार्य है, तभी वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है ना दोस्तों। अब यहां पर दूसरे व्यक्ति का कहना है कि देखो, अगर बात आती है सेल करने की, तो उसके लिए सेक्शन 54 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ना चाहिए, और वहां पर कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि सेल किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है। सेल में तो सिर्फ इतना बोला गया है कि ये तो सिर्फ ओनरशिप का ट्रांसफर होता है ना। शुरू में तो ट्रायल कोर्ट और अपीलियट कोर्ट ने यही माना कि भाई ये व्यक्ति 18 साल से कम उम्र का था साल 1963 में, तो उसको तो ये अधिकार बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए कि वो इस प्रॉपर्टी का मालिक बन जाए, क्योंकि वो उस समय नाबालिग था और नाबालिग होने की वजह से उसको कॉन्ट्रैक्ट करने का कोई भी अधिकार नहीं था ना। ये मैटर फिर फर्दर आगे अपील होकर ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने गया, और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यही कहा, नहीं भाई ये सेल किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, यहां पर उस व्यक्ति को पूरा अधिकार मिलना चाहिए ना। अब ये मैटर फाइनली अपील होकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 11 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेक्शन 54 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और कुछ अन्य जजमेंट का वहां पर रेफरेंस लिया, और आखिरी में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो भाई, प्रेजेंट केस के अंदर जो व्यक्ति प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है वो माइनर है, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत एक माइनर प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। पर अगर आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 54 देखें तो सेल में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि उससे किसी प्रॉपर्टी को बेचने या खरीदने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जाना चाहिए ना। यहां पर कहा गया कि अगर एक माइनर प्रॉपर्टी खरीद रहा है तो वो ओनरशिप का ट्रांसफर है, ना कि कोई कॉन्ट्रैक्ट, और इसको बिल्कुल वैलिड माना जाना चाहिए। पर और सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर यह भी कहा कि अगर वही माइनर अपनी प्रॉपर्टी किसी को बेचना चाहे तो उसको कम से कम 18 साल का होना अनिवार्य है। पर जब बात आएगी खरीदने की तो वहां पर यह चीज एप्लीकेबल नहीं है। वो ट्रांसफर ही हो सकता है। कौन? एक माइनर जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है वो ट्रांसफर ही हो सकता है, मतलब प्रॉपर्टी खरीद सकता है, पर बेचने के लिए उसको 18 साल से ऊपर की उम्र होनी अनिवार्य है। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर साफ शब्दों में स्पष्ट कर दिया। इसके अलावा यह भी बोला कि जब वो प्रॉपर्टी खरीद रहा है उसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, जैसे ही उसकी उम्र 18 वर्ष हो जाएगी वो प्रॉपर्टी पर पूर्णतः मालिकाना हक पा लेगा और उसके बाद वो प्रॉपर्टी आगे किसी को भी ट्रांसफर कर सकता है। तो ऐसे केस में यहां पर क्या कहा गया? प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कोई जरूरी नहीं 18 साल की उम्र होना, पर प्रॉपर्टी बेचने के लिए 18 साल की उम्र होना अनिवार्य है। अब एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दीजिए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माइनर जो है 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति वो ओनर बन सकता है प्रॉपर्टी का सेल डीड के माध्यम से, और जो सेक्शन 11 है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वो यहां पर इसके अंदर बाधा नहीं डाल सकता, क्योंकि प्रॉपर्टी को बेचना किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। तो यहां पर आई होप सो क्लियर हुआ होगा आपको कि लेटेस्ट जजमेंट में क्या कहा गया, और अगर आप लेटेस्ट जजमेंट से अलग हटकर कुछ कर रहे हैं तो वो सेल बिल्कुल अवैध हो जाएगी। मैंने आपको सेक्शन 11 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सेक्शन 54 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट भी समझाया ताकि आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट साफ शब्दों में क्लियर हो जाए। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर आप लोगों को आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है मुझे आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग रोजाना इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दें।